गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। कल हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? देखो हमारी ये जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर चल रहा है, ठीक है। उसमें हमें अब तक दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट क्या था, हमने एल्कली मेटल्स के लिए स्पेक्ट्रा पढ़ा था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, ठीक है। तो आज हम पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स ऑन क्लासिकल मॉडल, या फिर यही क्वेश्चन इसी नाम से आ जाता है, क्वांटम डिफेक्ट इन अ पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट ऑफ एन एल्कली एलिमेंट्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इस चैप्टर में ना तुम्हारे 3 ही टॉपिक हैं और ये तीनों टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनका जो ये डेरिवेशन है उसको बार बार देखना है और अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स ऑन क्लासिकल मॉडल, ठीक है। पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स मैंने क्या बताया था बेटा? जो पेनिट्रेट करे एटम कोर को उन्हें बोलेंगे पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। अब देखो ये अपने पास क्या है? एटम कोर है। ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये इसके अंदर से जा रहा है और देन दूसरा ऑर्बिट बना रहा है, ठीक है। तो जो ये इसके एटम कोर के अंदर से होके जा रहा है, तो ये इसको क्या कर रहा है? पेनिट्रेट कर रहा है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। इतनी बात क्लियर है? अब क्या है, और यहाँ पे हम किसका एग्जांपल, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही होते हैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। ये मैं सोडियम का मैंने एल्कली जो स्पेक्ट्रा पढ़ाया था वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आते थे उसमें, ठीक है। वैलेंस एल्कली मेटल्स भी वही होती हैं जिनका जो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 ही आए, यानी कि जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 ही हो, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेटिंग एन आइडियल कोर, ठीक है। एटम कोर को कौन पेनिट्रेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पेनिट्रेट करता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट आर दोज ऑर्बिट्स विच पेनिट्रेट द एटॉमिक कोर। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कैसे पेनिट्रेट कर रहा है। अब देखो इसमें क्या क्या हमें लिखना है। जो भी मैंने इसमें ये राइट डाउन किया है आपको एज इट इज़ अपने नोट्स बनाने हैं और इससे अपना समझ के, इससे अपना पढ़ के अपने जो नोट्स बनाओगे वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। According to Schrodinger mode, the electrons of the atomic core are assumed to be distributed uniformly on the surface of the sphere of radius. ये जो एटम कोर है ना, इसकी जो रेडियस है वो हमने क्या मान ली? रो। ये क्या मानी हमने? रेडियस। और क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर मोड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटॉमिक कोर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब हमने मान लिया, देखो यहाँ पे ना मेनली हमें ना पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। देखो एक बार तो ये बाहर जा रहा है इसके आउटसाइड और एक बार ये इसके इनसाइड मोशन कर रहा है, तो ये इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे इसके कुछ इनसाइड के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी, आउटसाइड के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ये मैकेनिकल फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 11th-12th में कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिफाइन है ही नहीं। क्या डिफाइन है हमारा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इनसाइड और आउटसाइड के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, ठीक है। तो क्या होगा? लेट ZIE, देखो जो ZIE है ना ये कंप्लीट न्यूक्लियस का चार्ज है। देखो ये Z जो भी अपने न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, क्यों? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो उन पर जितना भी चार्ज होगा वो Z। बाहर जो क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट चार्ज किसका होता है? न्यूक्लियस का। अब मैंने बताया आउटसाइड के लिए भी हमें रीड करना है और इनसाइड के लिए भी, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो ZIE इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियर शेल, Z0E इज इक्वल टू नेट चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियर शेल। इतनी बात क्लियर हुई? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन आउटसाइड द एटॉमिक कोर इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ V से डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं V0 लिखती हूँ या फिर V0 लिखती हूँ या फिर VO लिखती हूँ, उसको जो भी वटेवर यू जो भी तुम इसको फील करना चाहो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, इसको 0 बोल दो, इसको नोट बोल दो, इसको O बोल दो, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटसाइड पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। तो V0 पोटेंशियल ऑफ द न्यूक्लियस इनटू में चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। देखो पोटेंशियल क्या होता है? ये इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक आई थिंक फर्स्ट चैप्टर ही है, उसमें तुम ये पढ़ के आओगे कि किसी भी पॉइंट के लिए जिस पर Q चार्ज है तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? P इज V। किसी भी पॉइंट के लिए वो मान लो P पॉइंट पे हमें निकाल रहे हैं, तो VP इज इक्वल टू में KQ अपॉन में R। K क्या होता है यहाँ पे? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल जितना उसका पोटेंशियल न्यूक्लियस का इनटू में जितना उस पर चार्ज है। तो पोटेंशियल क्या आया हमारे पास, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। यहाँ पे अपना ये क्यू क्या है, कंप्लीट उस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आउटसाइड के लिए चार्ज ले लेंगे हम, ये अपना न्यूक्लियस का जेड नॉट ई इंटू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर इंटू में माइनस ई, जो कि चार्ज अपना किस पे है, इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो ये क्या आ गई अपनी आउटसाइड पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। तो नेक्स्ट क्या है भाई, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन इनसाइड द एटॉमिक कोर। अब देखो जब इनसाइड की बात होगी ना, इनसाइड की बात होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो साथ में एक इसका डिफेक्टिव चार्ज नहीं आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर कुछ पार्ट तो ये इसका मोशन में कवर कर रहा है, लेकिन कुछ पार्ट खाली भी तो है, तो खाली भी तो है, उसके लिए डिफेक्टिव चार्ज बनेगा। अपना डिफेक्टिव चार्ज बनेगा किसके लिए बनेगा, जो अपनी इनसाइड की जो रेडियस ली है रो, तो क्या हो जाएगा अपना, the potential energy of valence electron when inside the atomic core is given by potential energy को यहाँ पे inside की potential energy है जिसको मैं VI से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, हमारा क्या था, अभी हम निकाल के आए हैं नेगेटिव ऑफ ZI यहाँ पे इनसाइड के लिए ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में आर, प्लस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हमारा इनसाइड है इंटू में माइनस जितना आउटसाइड है वो बचा हुआ चार्ज। ठीक है, इंटू में ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में रो, ये जेड आई माइनस जेड नोट इंटू में ई स्क्वायर, ये हमारा क्या है, इफेक्टिव चार्ज है। ठीक है, अब है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इन अ पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय। बोर समरफिल्ड मॉडल में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे इलिप्टिकल मॉडल वो फॉर्म करता है, इलिप्टिकल पाथ फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन। देखो ये अपना न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये पाथ वाला ये पाथ ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, आर इनके बीच का डिस्टेंस है, थीटा ये जो फॉर्म कर रहा है सेमी मेजर एक्सिस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अब वो आर चेंज होगा तो रेडियल मोमेंटम आएगा अपने पास, जिसे हम पी आर कहते हैं। अगर तो हम थीटा, अब देखो रिवॉल्व करेगा तो आर भी चेंज होगा और थीटा भी चेंज होगा, क्योंकि ये अपना न्यूक्लियस क्या है, एक फोकाई पे है, तो यहाँ पे अपना जब चेंज होगा ये रिवॉल्व करेगा, यहाँ पे आर भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे थीटा भी चेंज हो रहा है। तो अगर आर चेंज होगा तो हमारे पास आएगा रेडियल मोमेंटम, जिसे हम पी आर से डिनोट कर रहे हैं। अगर थीटा चेंज होगा तो एंगुलर मोमेंटम आएगा, जिसे हम पी थीटा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, उनको हम पी आर और पी थीटा की टर्म्स में लिखूंगी तो क्या हो गया, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2m, यहाँ पे पी स्क्वायर था ना, पी आर स्क्वायर प्लस में पी थीटा का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, ये वाली जो एनर्जी है ये किस लिए आ रही है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण। ये वाली जो एनर्जी है उसकी पोजीशन के कारण, यानी कि टोटल जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो ये अपनी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये मैंने बता दिया। पी आर क्या होता है, रेडियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी थीटा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब टोटल एनर्जी, अब ये हमारी एनर्जी थी आउटसाइड के लिए, मैं इसे पी नोट से डिनोट कर दूंगी तो ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी क्या थी भाई, ये देखो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी की जो आउटसाइड है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2m पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस जेड नॉट ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में आर। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, इसको मैं इधर ले आऊँगी तो क्या हो जाएगा, ई नॉट प्लस में जेड नॉट ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2m पी आर स्क्वायर प्लस में पी थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2m भी मेरा इधर आ गया तो इतनी वैल्यू मेरी बच गई। अब क्या करूँगी, ई नॉट, अब इस पी थीटा और पी आर को मैं इधर ले आऊँगी तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, पी आर स्क्वायर में वैल्यू बच गई। ठीक है, यहाँ पे पी आर स्क्वायर कर दो, या फिर सिर्फ पी आर की वैल्यू निकालनी है तो इसको 1/2 कर दो। ठीक है, तो द क्वांटम कंडीशन, अब देखो जो पी आर है वो मेरा क्या है, रेडियल मोमेंटम है। ठीक है, बोहर समरफील्ड मॉडल के अनुसार क्या था, जो ये पी आर है ये क्वांटाइज्ड होता है। ये क्या होता है भाई, क्वांटाइज्ड। जब ये क्वांटाइज्ड है तो इसके लिए कोई क्वांटम कंडीशन थी।
ठीक है, वही क्वांटम कंडीशन अब हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, द क्वांटम कंडीशन फॉर रेडियल क्वांटम नंबर एन आर इज़ गिवन बाय, यानी कि ये क्या कंडीशन दे रखी थी, इंटीग्रेशन ओवर होल पी आर डी आर इज़ इक्वल टू में एन आर एच। ये ओ मैंने किस लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है, ये आउटसाइड के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे रखूँ, तो मेरे पास पी आर की वैल्यू है, पी आर की वैल्यू मैंने इसमें रखी इनटू में डी आर, और इधर क्या आ गया एच, यहाँ पे क्या है एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एन आर नोट इनटू में एच। एन आर क्या है, रेडियल क्वांटम नंबर। ठीक है, पी आर क्या है, रेडियल मोमेंटम। ठीक है, इसको मैं एक कांस्टेंट मान लेती हूँ आई नोट। ठीक है, इनटू में डी आर, तो मैंने बता दिया ये मैंने इसको यहाँ पे ये मान लिया। ठीक है, अब देखो हमने निकाली थी वो आउटसाइड के लिए, इसी तरह हम किसके लिए निकालेंगे, इनसाइड के लिए। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटॉमिक कोर इज गिवन बाय, इनसाइड क्या हो जाएगी वही ई आई इज इक्वल टू 1/2m पी आर स्क्वायर प्लस में पी थीटा स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इनसाइड वाली। ठीक है, अब इनसाइड वाली पोटेंशियल एनर्जी की मैं वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ पे हमारे डिफेक्टिव मास के साथ आई थी, देखो ये थी ना हमारी इनसाइड पोटेंशियल एनर्जी, ये थी, तो अपनी ये आ जाएगी इनसाइड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगेन हमें यहाँ पर क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगेन मेरे को यहाँ पे पी आर में वैल्यू लिखनी है, जिसके लिए मैं क्वांटम कंडीशन को अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, जहाँ पे हम किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, एन आर को इंट्रोड्यूस करेंगे, अब की बार किसके लिए, इनसाइड के लिए। ठीक है, ई आई प्लस जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, ये इतनी वैल्यू आ गई, ये इधर बच गया अपना, अब इसको मैं इधर ले जाऊंगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई, अब इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो ये माइनस में आ जाएगा, मेरे को पी आर में निकालनी है, तो इसका मैं क्या कर दूँ, अंडर रूट कर दूँ। ठीक है, अब क्या करूँगी, पी आर आ गया, अब क्या है ये क्वांटाइज्ड है, तो इस पर क्या लगेगी, क्वांटम कंडीशन लगेगी। क्वांटम कंडीशन अगेन यूजिंग क्वांटम कंडीशन फॉर द रेडियल क्वांटम नंबर, जो कि अब की बार ये है। अब इनसाइड के लिए कर रहे हैं, तो इसको मैं आई से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूँ। ठीक है, अब मैं इसको इसमें यूज़ करूँगी तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको डायरेक्ट इसमें पुट ही किया। ठीक है, तो अब जैसे मैंने वहाँ पर आई नोट माना था, यहाँ पर आई मान लूँगी इनसाइड के लिए कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने बता दी ये है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू इनसाइड के लिए और ये वैल्यू जो आउटसाइड के लिए आई थी, ये वाली दोनों को ऐड करूँगी। तो क्या करूँगी, नाउ एडिंग द इक्वेशन 8 and 12 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, आई नोट डी आर प्लस आई डी आर इज इक्वल टू में एन नोट आर एच प्लस एन आई आर एच इज इक्वल टू में, यहाँ से एच कॉमन आ गया मेरा। ठीक है, तो अब मैं ये जो एन आई आर प्लस एन नोट आर है, इसको मैं कंप्लीट मान लूँगी एन आर, तो ये वैल्यू क्या बन गई, कंप्लीट इंटीग्रेशन आई नोट डी आर प्लस में होल इंटीग्रेशन एन आई डी आर इज इक्वल टू में एन आर एच। मैंने बता दिया एन आर मेरा यहाँ पे ये है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटॉमिक कोर इज गिवन बाय, टोटल एनर्जी अभी हम बात करके आए हैं, क्या होती है अपने पास वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से। ठीक है, तो अब आउटसाइड के लिए ले रहे हैं, तो ये दोनों की आउटसाइड एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो आउटसाइड एनर्जी अपनी कितनी आ गई, जेड नोट ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस का ये देखो काइनेटिक एनर्जी का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हम पहले ड्राइव करके आए थे बोहर पोस्टुलेट्स में, समरफील्ड वाले में। ठीक है, जेड नोट ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, इनको सोल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा अपना 8 पाई एप्सिलॉन नोट आर इनटू में 2 जेड नोट ई स्क्वायर, दिस इज एज इट इज। ठीक है, तो अपने पास क्या बन गई आउटसाइड माइनस ऑफ जेड नोट ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए नोट एन नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड नोट। ए नोट क्या है, यहाँ पे बोहर रेडियस है, और जो फर्स्ट ऑर्बिट में होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, और ये फिक्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आर की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, अब आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्या है ये बोहर रेडियस है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसकी वैल्यू अपनी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, जेड नोट ई स्क्वायर नेगेटिव ऑफ जेड नोट ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नोट ए नोट एन नोट स्क्वायर अपॉन में जेड नोट, ये जेड नोट ऊपर पहुंच जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वेशन आ गई, ये आ गई अपनी आउटसाइड की टोटल एनर्जी। ठीक है, अब इसी तरह हम किसकी निकालेंगे, इनसाइड की टोटल एनर्जी।
अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटॉमिक कोर इज गिवन बाय EI इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी इनसाइड प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड। तो अब अपने पास काइनेटिक एनर्जी इनसाइड इतनी है, पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड हम पीछे वैल्यू पुट करके आए थे, ठीक है। तो इनको सोल्व करेंगे ना तो अपने पास क्या आ गया, 8 पाई, हम इसको इधर ले लेते हैं तो ये आ गया अपना 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ZI स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बच गया ZI माइनस Z नॉट ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में रो, ठीक है। तो अब क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई अपनी ZI नेगेटिव ऑफ ZI स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस अपना ये बच गया, ठीक है। तो अब अपनी R की वैल्यू अगेन मैं यहाँ पे पुट करूँगी। R की वैल्यू क्या थी, A नोट N नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय में A नोट N नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय में A नोट N स्क्वायर डिवाइडेड बाय में Z होता है भाई, ऐसे होती है। लेकिन यहाँ पे आउटसाइड के लिए हमने नोट यूज़ कर लिया था तो इनसाइड के लिए हम I यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी तो ZI स्क्वायर बन गया, ZI अपना ऊपर पहुँच गया ना, तो ये वैल्यू बन गई। तो ये अपनी इनसाइड के लिए आ गई, वो अपनी आउटसाइड के लिए आई थी। तो द टोटल एनर्जी आउटसाइड एंड इनसाइड द एटॉमिक कोर मस्ट बी द सेम, दोनों तरफ सेम होगी तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फाइनल जो एनर्जी है ना उस कोर की वो ये हो जाएगी। अब देखो इतना तो हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन लेंगे। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जो अपना ये एटम कोर है, इलेक्ट्रॉन इसको पेनिट्रेट कर रहा है, इससे होकर गुजर रहा है, इसके अंदर से होकर गुजर रहा है। तो अब की बार ऐसे दो ऑर्बिट लेंगे, एक स्पेशल केस ऐसा लेंगे, ये मान लो अपना अंदर वाला जो कोर है ना वो है, ये अपना कोर है, तो एक तो इसके अंदर जा रहा है ऑर्बिट, ये मान लो अपना कोर है। देखो ये हमने माना कि अपना जो एटम कोर है, ठीक है। तो एक तो ऑर्बिट मेरा जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक ऑर्बिट इस बार जा रहा है मेरा इसके अंदर से, ये वाला, इसमें ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो अंदर वाला है वो तो बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है, और जो बाहर वाला है वो अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्पेशल केस में क्या होगा, क्या है, नाउ कंसीडर द स्पेशल केस इन विच टू इलिप्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीट इफ द आउटर ऑर्बिट इज कंप्लीट इलिप्स। आउटर ऑर्बिट देखो ध्यान से पढ़ते जाना इसको, कंसीडर स्पेशल केस इन विच द टू इलिप्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीट। दो इलिप्स है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, एक अंदर वाला इलिप्स है एक बाहर वाला, कंप्लीट है। इफ आउटर ऑर्बिट इज कंप्लीट इलिप्स देन इलेक्ट्रॉन वुड नेवर पेनिट्रेट द एटॉमिक कोर, वुड नेवर पेनिट्रेट, क्योंकि बाहर वाला है वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो पेनिट्रेट कहाँ से करेगा, पेनिट्रेट तो तब होगा जब वो एटम कोर के बीच से होके जाए, ठीक है। इफ इनर इलिप्स इज कंप्लीट इलिप्स देन इलेक्ट्रॉन वुड ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड द एटॉमिक कोर। जो इनर वाला है वो बाहर नहीं आ पाएगा, वो हमेशा कहीं कहाँ पर रहेगा, इनसाइड ही रहेगा एटॉमिक कोर के, वुड ऑलवेज रिमेन इनसाइड द एटॉमिक कोर। इन दिस केस द इसेंट्रिसिटी ऑफ इनर इलिप्स इज गिवन बाय। अब इस केस में हम क्या पढ़ेंगे, इसेंट्रिसिटी पढ़ेंगे इलिप्स की, ठीक है। तो अब इनसाइड के लिए रो ZI NI स्क्वायर अपॉन में अपना क्या हो गया, A नोट माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास ये आ गया। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू बोहर समरफिल्ड मॉडल द वैल्यू ऑफ EI इज गिवन बाय। बोहर समरफिल्ड मॉडल में हमने पढ़ी थी K क्या था यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर और N क्या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दोनों को क्या है, ये भी EI स्क्वायर है, ये भी EI स्क्वायर है, दोनों को इक्वेट कर दूंगी तो क्या मिलेगा मेरे को, रो ZI अपॉन में NI स्क्वायर A नोट माइनस का, A नोट क्या है बोहर रेडियस, -1 इसका होल स्क्वायर इतना। अब यहाँ पे NI के लिए इसको सोल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो NI के लिए इसको सोल्व करूँगी तो ZI, ठीक है, यहाँ पे NI एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ZI 2 रो A नोट ZI माइनस का A नोट स्क्वायर K स्क्वायर रेज टू पावर -1/2। तो अब हमें पता है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना K प्लस में NR, ये होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर और ये होता है रेडियल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये वैल्यू हमें पता है। दोनों तरफ मैं N नोट से माइनस कर देती हूँ, N नोट दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आ गई कुछ ये वाली वैल्यू। देखो ये NR हमने पढ़ा था, NR अभी पीछे हम मान के आए थे ना, फॉर आउटर
प्लस में इनर के लिए, ठीक है। तो वो वैल्यू हमने इसकी पुट कर दी, तो n माइनस एन नोट के यहाँ पर ये हो गया k प्लस में एन आई आर, तो ये हो जाएगा माइनस का एन नोट आर, ठीक है। तो एक तो ये बन गया अपने पास, एक ये बन गया। n माइनस एन नोट, इसको मैं क्या लिख दूँ, एन आई, माइनस का इसको मैं क्या लिख दूँ, k इज इक्वल टू, इस टर्म को मैं मान लूँगी म्यू, जो कि हमारा क्वांटम डिफेक्ट है। फाइनली हमें यही फाइंड आउट करना था, तो क्वांटम डिफेक्ट अपना एन आई माइनस के हो गया, वेयर जो k प्लस एन आर आई है उसको मैंने एन आई मान लिया, एन नोट प्लस एन नोट आर है उसको मैंने k मान लिया, और म्यू क्या है, क्वांटम डिफेक्ट, ठीक है। तो अब अपने पास है ये जो म्यू की वैल्यू, जो अपने पास एन आई की वैल्यू, देखो एन आई की वैल्यू ये फाइंड आउट की है, तो ये वैल्यू अब मैं इसमें पुट कर दूंगी, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन ई, क्वांटम डिफेक्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ से इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो म्यू है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है बेटा। तो इतना इसमें हमने करना था, ये स्पेशल केस ज़रूर रीड करना है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 8 मार्क्स में कम से कम आता है, ठीक है। आपको इसको बार बार देखना है, इसका डेरिवेशन नोटबुक में राइट डाउन करना है, उसके बावजूद भी कोई आपको क्यूरी रहे, कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट आए, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको करना ज़रूर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। और पढ़ते रहिए, अपना काम डेली का काम डेली करते रहिए, ओके, थैंक यू।